नमस्कार, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग क्लास 10th के पैनोरमा यानी इंग्लिश विषय के फर्स्ट चैप्टर का अध्ययन करेंगे, जिसका नाम है द पेस फॉर लिविंग। ठीक है, यह आपके इस किताब का पहला चैप्टर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे द पेस फॉर लिविंग। असल में आपका पूरा किताब जो है यह 3 पार्ट में बटा हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ प्रोज है, पोइट्री है और यहाँ रीड, थिंक एंड इंजॉय है। आसान शब्दों में बात करें तो यह कुल मिलाकर कहानी है, यह कविता है और यह रीड, थिंक एंड इंजॉय है, मतलब पढ़े, सोचे और इंजॉय करे। इस दोनों चैप्टर में आपको क्वेश्चन आंसर नहीं मिलेगा। ठीक, बस पढ़ के इंजॉय कर लेना है। और बाकी यह कविता है, पोइट्री और यह कहानी है, प्रोज। तो यही प्रोज का जो पहला चैप्टर है द पेस फॉर लिविंग, लिखा गया है आर.सी. हचिंसन के द्वारा। इसी का अध्ययन आज हम लोग करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलिए अब हम अपने अध्याय को शुरू करते हैं। हमारे अध्याय का नाम है द पेस फॉर लिविंग। पेस को हिंदी में कहते हैं गति और लिविंग को हिंदी में कहते हैं जीवन जीना। ठीक है, तो इसका कुल हिंदी हो गया जीवन जीने की गति। अब आप ही सोचिए कि जीवन जीने का कोई गति हो सकता है। बस जब चलता है, बस पर सवारी करते हैं हम, तो बस का एक गति होता है। साइकिल चलाते हैं तो उसका एक अलग तरह का रफ्तार होता है। ऑटो रिक्शा का अलग तरह का गति होता है। ट्रेन का अलग तरह का रफ्तार होता है। ठीक, पैदल चलते हैं तो उसका गति अलग होता है। हवाई जहाज़ पर चलते हैं तो उसका गति अलग होता है। तो परिवहन का जो साधन है उसका अलग अलग तरह का गति हो सकता है, लेकिन क्या हमारे जीवन जीने का जो गति है वह भी अलग हो सकता है? वह भी धीमा या रफ्तार हो सकता है? तो इसका उत्तर होगा हाँ, हमारे जीवन जीने का भी अलग अलग तरह का गति है। तो इसको उदाहरण के तौर पर ही आप देख लीजिए। अगर मान लीजिए आपको अपनी मम्मी के पास कुछ संदेश भेजना है, आपकी मम्मी दूसरे शहर में रह रही है, तो आप क्या करते थे पहले? आज से 100 साल पहले, 50 साल पहले आप एक लेटर लिखते थे, उसको लेटर बॉक्स में डालते थे। डाकिया जो होता था उस लेटर को आपकी मम्मी के पास जो दूसरे शहर में है वहाँ पे पहुँचा देती थी। और लेटर को लिखने से पहुँचने तक के बीच में कुल मिलाकर 20 दिन से 1 महीने तक का समय लग जाता था। लेकिन आज के डेट में क्या हो रहा है, आज आपको किसी भी दूसरे शहर में किसी आदमी से बात करना है तो आप डायरेक्ट वीडियो कॉलिंग पर बात करते हैं, फेस टू फेस बात कर लेते हैं, एकदम सेकेंड भर का भी समय नहीं लगता है। तो वही कहने का मतलब है कि 50 साल 100 साल पहले जीवन का जो रफ्तार था वह बहुत धीमा था, लेकिन आज के डेट में जो जीवन का रफ्तार है वह बहुत फास्ट हो गया है, बहुत तेज़ हो गया है। एक और उदाहरण देख लीजिए। आज से 100 साल, 50 साल, 200 साल पहले लोग कहीं आने जाने के लिए बैलगाड़ी का इस्तेमाल करते थे। ठीक है, आने जाने का कोई साधन नहीं था। लेकिन आज के डेट में आपको कहीं जाना है, आपके पास पैसा वैसा है, तो आप क्या करते हैं? हवाई जहाज़ पर सफ़र करते हैं और थोड़े ही देर में एक देश से दूसरे देश में पहुंच जाते हैं। घंटा भर का भी समय नहीं लगता है। तो हमारे जीवन जीने का जो रफ्तार है वह अब बहुत बढ़ गया है। और इस चैप्टर में इस कहानी के जो लेखक है, द पेस फॉर लिविंग के जो लेखक है आर.सी. हचिंसन, वह इन्हीं सब बातों पर अपना विचार रख रहे हैं। ठीक है, अब हम जान लेते हैं आर.सी. हचिंसन कौन थे। आप देख सकते हैं यही थे आर.सी. हचिंसन। इनका पूरा नाम था रे कॉरिटन हचिंसन और इनका जन्म 1907 में हुआ था और ये 1975 में गुजर गए थे। ठीक है, ये ब्रिटिश नोवेलिस्ट एंड ड्रामा राइटर थे, यानी ब्रिटेन के रहने वाले थे, इंग्लैंड के रहने वाले थे और ये नोवेल और ड्रामा दोनों लिखा करते थे। तो अब चलिए हम अपने अध्याय को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस कहानी का जो शीर्षक है द पेस फॉर लिविंग, इसको आप अच्छे से समझ चुके हैं और इस कहानी के जो लेखक है आर.सी. हचिंसन, इनके बारे में भी आप जान चुके हैं। अब चलते हैं हम आगे, यहाँ से यहाँ तक की चीज़ों को समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो आप यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग आप अपने कॉपी में नोट करते चले, वीडियो को पॉज कर ले और वर्ड मीनिंग्स को आप अपने कॉपी में लिख ले, ताकि आपको आगे अगर आप खुद से पढ़े तो आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, चलिए, आशा है आप इसको लिख लिए होंगे वर्ड मीनिंग्स को। हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला लाइन कह रहा है कि आर.सी. हचिंसन, ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट, एग्जिबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी विथ ऑल इट्स कॉन्ट्रडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस। देखिए, आर.सी. हचिंसन ए ब्रिटिश नोवेलिस्ट। आर.सी. हचिंसन जो ब्रिटेन के एक उपन्यासकार थे, इंग्लैंड के एक उपन्यासकार थे। एग्जिबिट्स एंड एक्सेप्शनल फ्लेयर, एक अलग तरह की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, फॉर टचिंग द सेंसिटिव इशू ऑफ द कंटेम्प्रेरी सोसाइटी, मतलब उस समय के, उनके ज़माने के समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूकर, विथ ऑल इट्स कॉन्ट्राडिक्शंस एंड पैराडॉक्सेस, मतलब इसके सभी विरोधाभास और अंतर विरोधों के साथ। ठीक, पूरे को एक साथ अगर समझेंगे तो आर.सी. हचिंसन जो है, इस कहानी में आर.सी. हचिंसन अपने समकालीन समाज के संवेदनशील मुद्दों को छूकर उसके सभी विरोधाभास और अंतर विरोध के साथ एक अलग तरह की प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं। ठीक है, वह किस प्रवृत्ति को प्रदर्शित कर रहे हैं तो देखते हैं आगे। इन द पेस फॉर लिविंग, आर.सी. हचिंसन कैप्चर्स द एगोनी ऑफ मॉडर्न मैन, मतलब
इस अध्याय में आरसी हचिंसन वर्तमान समय के मनुष्य के, वर्तमान समय के आदमी के दर्द अथवा पीड़ा की बात कर रहे हैं। ठीक है, किस तरह के दर्द की पीड़ा की बात कर रहे हैं? तो ही ब्रिंग्स आउट हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स। देखिए, ही ब्रिंग्स आउट मतलब वह समझते हैं हाउ द फास्ट मूवमेंट ऑफ मेन थिंग्स एंड ऑब्जेक्ट्स, कैसे किसी मनुष्य, वस्तु या पदार्थ की तेज गति हर्ट्स द नॉर्मल रिदम मतलब सामान्य लय को चोट पहुंचाता है, एंड एक्सर्ट्स अनड्यू प्रेशर ऑन मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन, और आदमी, औरत तथा बच्चों के जीवन पर अनुचित दबाव डालता है। अब अगर इस पूरे लाइन को अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे तो कहना चाह रहा है यह कि इस अध्याय में आरसी हचिंसन इस बात को समझाने का प्रयास कर रहे हैं या फिर सामने रख रहे हैं कि आज के मनुष्य, वस्तु अथवा पदार्थों का जो तेज गति है वह किस प्रकार आदमी, औरत तथा बच्चों के जीवन के सामान्य लय को भंग कर रहा है। ठीक है, और उन पर अनुचित दबाव डाल रहा है। ठीक है, आगे कह रहा है कि वर्क इन स्मॉल ग्रुप्स एंड डू द फॉलोइंग, छोटे समूह में निम्न कार्यों को करें। छोटे समूह बनाएं मतलब 3-4 लड़के एक जगह मिलके एक समूह बनाएं और यहाँ जो कार्य आपको दिए गए हैं उस कार्य को करें। क्या कह रहा है कि टॉक टू योर फ्रेंड्स एंड सीक देयर ओपिनियन ऑन द लाइफ स्टाइल ऑफ द मॉडर्न यूथ, आस्क देम मतलब अपने दोस्तों से बात करें और आज के आधुनिक युवा के जीवन शैली पर उनकी राय ले। आज का जो मॉडर्न युवा है, आधुनिक युग है, आधुनिक युवा लोग है, उसका जो जीवन शैली है उस पर बात करें आप लोग। ठीक है, उसके बाद कह रहा है आस्क देम और उनसे पूछे डू यू फाइंड लाइफ लीजियोरली और फास्ट मतलब क्या आप आज का जो जीवन जी रहे हैं, क्या आपको आज के जीवन की रफ्तार धीमी या तेज महसूस होती है? ठीक है, दूसरा नंबर में कह रहा है कि आर यू सेटिस्फाइड विथ वाट यू सी टुडे, क्या आप जो भी आज देखते हैं क्या आप उससे संतुष्ट हैं? तो इन दोनों बातों पर चर्चा करना है अपने दोस्तों से। ठीक है, चलिए आप बाद में अपने दोस्तों से चर्चा करते रहिएगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, आगे बढ़ते हैं और यहाँ से यहाँ तक के चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है उसका मीनिंग आप अपने कॉपी में नोट करते चले। ठीक है, नोट कर लेंगे तो फिर आगे आपको इसको समझने में आसानी होगा, आप खुद से इसको पढ़ पाएंगे। ठीक, चलिए आसान नोट कर लिए होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ से। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कोर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन। फिर से देखिए, आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो मतलब अभी कुछ समय पहले, नॉट लॉन्ग एगो मतलब अभी कुछ समय पहले, ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, कुछ समय पहले मैंने डबलिन में एक नाटक देखा। यह डबलिन क्या है? तो यह डबलिन आयरलैंड का राजधानी है, यह एक बहुत अच्छा शहर है डबलिन। ठीक है, तो डबलिन में मैंने एक नाटक देखा। आई किसने? तो इस कहानी का जो लेखक है आरसी हचिंसन, इन्होंने नाटक देखा। ठीक है, आई मतलब लेखक के बारे में बात हो रहा है, लेखक ने देखा। आई सॉ ए प्ले इन डबलिन नॉट लॉन्ग एगो मतलब कुछ ही समय पहले डबलिन में मैंने एक नाटक देखा। इन विच द चीफ कैरेक्टर वाज एन एल्डरली कोर्न मर्चेंट इन ए स्मॉल आयरिश कंट्री टाउन मतलब जिसमें नाटक का जो मुख्य किरदार था, ठीक है, आयरलैंड देश के एक छोटे से शहर में रहने वाला एक बुजुर्ग बूढ़ा मक्का का व्यापारी था। ठीक है, क्या था? बुजुर्ग मक्का का व्यापारी था। और किस देश का रहने वाला था? तो आयरलैंड देश का रहने वाला था। ठीक है, तो यह जो बूढ़ा व्यापारी था यह ड्रामा के अंदर था। ठीक है, और उस ड्रामा को देख कौन रहा था? तो लेखक। आगे कह रहा है कि ही वॉज ए मैन ऑफ मेनी एंग्जाइटीज़, वह हमेशा चिंता में पड़ा रहता था। कौन चिंता में पड़ा रहता था? तो उस ड्रामा में, नाटक में जो बुजुर्ग मक्का का व्यापारी था वह। ठीक है, हिज हार्ट वाज डिक्की, उसका जो दिल था वह काफ़ी कमज़ोर था। ठीक है, बहुत कमज़ोर दिल का आदमी था। हिज नेफ्यू वाज चीटिंग हिम, उसका भतीजा जो था वह भी उसको धोखा दे रहा था। ठीक है, अब किस बात पे धोखा दे रहा था वो ड्रामे के अंदर होगा, यहाँ पे चर्चा नहीं किया गया, लेकिन किसी न किसी मैटर पे धोखा दे रहा था, तो उससे भी वह टेंशन में रहता था। कौन? बुजुर्ग मक्का का व्यापारी। ठीक है, हिज वाइफ हैड अ फंटास्टिक नोशन ऑफ स्पेंडिंग 10 पाउंड ऑन ए हॉलीडे, और उसकी जो पत्नी थी वह बहुत फिजूल खर्चीली थी, बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा करती थी, जो छुट्टियों में 10 पाउंड खर्च करने का सनकी ख्याल वाली थी। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उसकी पत्नी जो है वह जब भी छुट्टी आता था, किसी भी चीज़ का छुट्टी, तो उसकी पत्नी के दिमाग में हमेशा यह बात चलते रहता था कि कम से कम 10 पाउंड तो खर्चा करना ही है इस बार। आप देख सकते हैं यह जो चिन्ह है यह पाउंड का चिन्ह है। ठीक है,
और 1 पाउंड बराबर आज के डेट में लगभग 100 रुपये के आसपास है, ठीक है। और डॉलर जो है वह 82 रुपये के आसपास है। और यह जो पाउंड है यह मुख्य रूप से इंग्लैंड में, आयरलैंड, ये सब देश में चलता है, ठीक है। हमारे देश में तो रुपया चलता है, ठीक। तो यह पाउंड है, आप इसमें कन्फ्यूज नहीं होंगे। और 10 पाउंड का मतलब हुआ लगभग 1000 रुपया। तो ये 10 पाउंड आज के डेट में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन लेखक जब इस कहानी को लिखा था उतना साल पहले, तो उस समय इस 10 पाउंड का बहुत ज़्यादा वैल्यू था, ठीक है। इसलिए इस चीज़ को वह बढ़ा चढ़ा के बता रहा है कि उसकी जो पत्नी थी हमेशा छुट्टियों पर इतना रुपया खर्चा कर ही देती थी, या नहीं भी करती थी तो करने का ख्याल रखते थे कि हमको इतना कर देना है, ठीक। तो यह जो बूढ़ा मक्का का व्यापारी था उस नाटक में, वह हमेशा चिंता में पड़ा रहता था। क्यों? क्योंकि वह तो ऑलरेडी कमज़ोर था, कमज़ोर दिल का आदमी था। उसका भतीजा भी उसको हमेशा ठग रहा था, चीट कर रहा था, और उसकी पत्नी भी बहुत ज़्यादा फिजूल खर्चीली थी। तो इन बातों से वह हमेशा टेंशन में रहता था। अब देखिए आगे कह रहा है, ऑल टुगेदर मतलब कुल मिलाकर, द पेस ऑफ लाइफ वॉज गेटिंग टू मच फॉर हिम। मतलब कुल मिलाकर जीवन का जो तेज़ रफ्तार था उसको पकड़ पाना उसके लिए काफ़ी कठिन होता जा रहा था, ठीक है। एंड इन ए मोमेंट ऑफ डिस्पेयर, और निराशा के उस पल में, ही अटर्ड ए ग्रेट क्राई फ्रॉम द हार्ट। मतलब निराशा के उस पल में वह दिल से रोते हुए कहता था, दे टेल मी देयर्स एन एरोप्लेन नाउ दैट गोज एट 1000 माइल्स एन आवर। मतलब वह मुझे कहते हैं कि एक ऐसा हवाई जहाज़ है जो 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है। नाउ दैट्स टू फास्ट, लेकिन यह तो बहुत तेज़ रफ्तार है, ठीक है। अब देखिए यह जो बूढ़ा मक्का का व्यापारी है, यह ऑलरेडी टेंशन से ग्रसित है, टेंशन में है, ठीक है। और जब इसको कोई कहता है कि आज के डेट में ऐसा एरोप्लेन हो गया है जो 1000 माइल्स प्रति घंटा की रफ्तार से चलता है, तो इस बात को सुनकर यह और भी टेंशन में हो जाता है कि आज का जो जीवन है वह कितना रफ्तार से चल रहा है। लोग 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से एक जगह से दूसरे जगह चले जा रहे हैं। तो एरोप्लेन जो है यह इसके ज़माने की चीज़ नहीं है, इसलिए इसके बारे में सुन के यह जो बूढ़ा व्यापारी है यह काफ़ी डर गया है, घबरा गया है, ठीक है। अब जैसे आप ही देखिए, इतने अच्छे से मोबाइल को यूज़ कर लेते हैं, मोबाइल फ़ोन को इतने अच्छे से चला लेते हैं, हर चीज़ उसमें कर लेते हैं, टिकटॉक, वीडियो गेम, हर चीज़ यूट्यूब से वीडियो देख लेते हैं। लेकिन वही मोबाइल फ़ोन अगर आप अपने किसी घर में दादा दादी या जो कोई बहुत बूढ़ा आदमी है उसको आप दे देंगे, ठीक है, तो वो घबरा जाएंगे कि कैसे इसको यूज़ करना है, ठीक है। मान लीजिए घर में कोई नहीं है और बड़े से आपके मोबाइल में किसी का फ़ोन आ जाए और वह फ़ोन आपके घर में किसी बूढ़े आदमी के पास है, दादा दादी के पास है, तो उनको उठाने में भी डर लगता है कि पता नहीं कुछ ख़राब ना हो जाए, ठीक। तो वह जो बूढ़ा आदमी है वह भी आज के जीवन के इस रफ्तार को सुनकर घबरा जाता है, डर जाता है कि वाह इतना तेज़, ठीक। आगे कह रहा है कि फॉर मी दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। देखिए यहाँ पे इंचेंटिंग है, अच्छा से नहीं उगा है। आगे कह रहा है कि द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। अब इसका हिंदी समझिए। फॉर मी मतलब मेरे लिए, दैट वाज द मोस्ट इंचेंटिंग लाइन इन द प्ले। मतलब यह पंक्ति, कौन पंक्ति? यह पंक्ति, यह जो बूढ़ा जो इस बात को सुनकर टेंशन में आ जा रहा है कि एरोप्लेन जो है वह 1000 मील प्रति घंटे की रफ्तार से चलता है, तो यह जो पंक्ति है, ठीक है, यह पंक्ति मेरे लिए पूरे नाटक की सबसे मज़ेदार पंक्ति थी। किसके लिए? लेखक के लिए। लेखक जब यह सुनता है तो खूब सोचने लगता है, इस पर विचार करने लगता है। द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। मतलब उस बूढ़े मक्का व्यापारी की जो शिकायत थी उसकी अवस्था से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रही थी। इसको आप उदाहरण समझ लीजिए, आप मोबाइल को अच्छे से यूज़ कर लेते हैं, यह आपके अवस्था से मेल खा रहा है, ठीक। लेकिन यही मोबाइल आप किसी बूढ़े आदमी को दे देंगे हाथ में, तो वह बूढ़ा आदमी घबरा जाएगा। कहने का मतलब है कि उसका जो अवस्था है वह इससे मेल नहीं खा रहा है। तो वही यहाँ पे कह रहा है कि द मैंस कंप्लेंट वाज सो ग्लोरियसली इररिलेवेंट टू हिज ओन सिचुएशन। मतलब उस बूढ़ा मक्का का जो व्यापारी था, उसका जो शिकायत था उसकी अवस्था से बिल्कुल भी मेल नहीं खा रहा था। एंड बिसाइड्स बीइंग कॉमिक, और मजाकिया या कॉमेडियन होने के अलावा, मतलब बूढ़े आदमी का जो बात था वह मजाकिया था ही उस ड्रामा में, ठीक है। तो मजाकिया और कॉमेडियन होने के अलावा इट स्ट्रक मी, मतलब मुझे ऐसा लगा, एज ए परफेक्ट इलस्ट्रेशन, यह एक उत्तम चित्रण या उदाहरण है, ऑफ द वे द आइरिश गेट एट सब्टल ट्रूथ बाय द मोस्ट अनलाइकली अप्रोचेज। जिस तरह से उस आयरलैंड वासी ने, मतलब उस बूढ़े ने इस गूढ़ सत्य को सबसे अनुपयुक्त या
असंभावित तरीके से जाना। मतलब जिस तरीके से उस बूढ़े आदमी ने अपनी बात को रखा, अपनी बात को पेश किया, ठीक है, वह सबसे अच्छा उदाहरण था आज के इस सिचुएशन को समझाने के लिए, ठीक है। यू सो वाट द ओल्ड फूल मीन्ट, ठीक है, आपने देखा वह बेवकूफ़ बूढ़ा क्या कहना चाह रहा था, ठीक है। यह उस ड्रामा में जो बूढ़ा है उसको बेवकूफ़ कह रहा है, कौन? लेखक। तो कुल मिलाकर वह जो मक्का का व्यापारी था, बूढ़ा जो था, बूढ़ा व्यापारी, वह क्या कहना चाह रहा था, आशा है आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। लेखक को तो समझ में आ ही गया, आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक। चलिए अब हम आगे चलते हैं। सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक जितने भी टफ वर्ड्स है इसका मीनिंग आप अपने कॉपी में लिखते चले। चलिए ऐसा आप लिख लिए होंगे। अब देखते हैं अगला जो पैराग्राफ है वह क्या कह रहा है। नॉट दैट आई हैव एनी डिसलाइक ऑफ रैपिड मूवमेंट माई सेल्फ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे स्वयं के तेज़ रफ्तार से कोई नाराज़गी है। मतलब लेखक यह कहना चाह रहा है कि आज का जो जीवन का रफ्तार है, तेज़ रफ्तार, ठीक है, उससे उनको कोई नाराज़गी नहीं है। आई इंजॉय गोइंग इन ए कार एट 90 माइल्स एन आवर, मतलब मैं तो कार में 90 मील प्रति घंटे की रफ्तार से जाने का आनंद लेता हूँ, ठीक है। सो लॉन्ग एज आई एम ड्राइविंग एंड सो लॉन्ग एज इट इज़ नॉट माई कार, तब तक जब तक कि मैं कार चला रहा हूँ और वह कार मेरी नहीं है तब तक, ठीक है। अक्सर आप भी देखिएगा दूसरे का साइकिल, दूसरे का बाइक चलाने में काफ़ी मज़ा आता है, खूब स्पीड में उड़ाते हैं, ठीक। लेकिन वही जब अपना साइकिल, अपना बाइक हो जाता है तो संभाल के चलाते हैं, ठीक। तो वही बात लेखक भी कह रहा है कि हम तब तक स्पीड का मज़ा लेते हैं जब तक वह कार खुद से चला रहा हो, ठीक है। देखिए खुद से आदमी जब चलाता है कोई चीज़ तो कितना भी स्पीड चलाता है तो अपने कॉन्फिडेंस के साथ चलाता है कि हम गिरेंगे नहीं। लेकिन आप दूसरे किसी के साइकिल पर या बाइक पर बैठ जाइएगा और वह बहुत स्पीड चलाएगा तो आपको डर लगेगा कहीं वह गिरा ना दे। तो वही बात लेखक भी कहना चाह रहा है कि स्पीड का मज़ा हम भी तब तक ही लेते हैं जब तक कि वह बाइक या जो कार है वह दूसरे का हो, ठीक, और उसका ड्राइविंग हम कर रहे हों। आगे कह रहा है कि आई एडोर द मशीन्स दैट हर्ल यू अबाउट एट बेटर सी, मतलब मैं उस मशीन को पसंद करता हूँ जो आपको बेटरसी के आसपास छोड़ देते हैं, ठीक है। हर्ल मतलब बहुत जल्दी से छोड़ देना, ठीक है। और बेटरसी जो है यह इंग्लैंड का एक शहर है। यहाँ पे एक बहुत अच्छा पार्क है और उस पार्क का नाम है बेटरसी, ठीक है। और उसी बेटरसी पार्क के नाम पर इस पूरे शहर का नाम पड़ गया है बेटरसी, ठीक है। तो यह जो लेखक है यह कहता है कि आई डोर द मशीन, मतलब वह उस मशीन को पसंद करता है जो बेटरसी के आसपास उसको बहुत जल्दी से छोड़ देता है। टू डाइन इन लंदन, ठीक, मतलब लंदन में रात का भोजन करना। एंड लंच इन न्यूयॉर्क नेक्स्ट डे सीम्स टू मी ए मोस्ट सेटिस्फैक्टरी एक्सपीरियंस, मतलब लंदन में रात का भोजन करना, ठीक है, और अगले दिन दोपहर का जो भोजन है वह न्यूयॉर्क में करना मेरे लिए सुकून भरा अनुभव लगता है, ठीक है। मतलब जाहिर सी बात है जो आदमी किसी एक देश के यानी इंग्लैंड देश के एक शहर में रात का भोजन कर रहा है, ठीक है, और फिर अगले दिन किसी दूसरे देश में हवाई जहाज़ से जा रहा है और वहाँ दोपहर का भोजन कर रहा है अमेरिका के न्यूयॉर्क में, ठीक है, तो जाहिर सी बात है किसी भी आदमी के लिए बहुत अच्छा अनुभव होगा। कहने का मतलब है लेखक जो है यह उस बूढ़े व्यापारी की तरह नहीं है, ठीक है। यह अपने जीवन को उससे थोड़ा सा अच्छा मानता है क्योंकि हवाई जहाज़ से इधर उधर जाना, ठीक है, बहुत तेज़ी रफ्तार से ज़िंदगी जीना इसको थोड़ा सा अच्छा लगता है लेखक को। चलिए चलते हैं आगे। आगे कह रहा है कि आई एडमिट इट एक्सक्लूड्स ऑल द रियल प्लेजर्स ऑफ ट्रेवल, मतलब मैं यह स्वीकार करता हूँ कि यह यात्रा के सभी वास्तविक मज़ा को ख़त्म कर देता है। कौन मज़ा ख़त्म कर देता है? द सॉर्ट ऑफ फन यू गेट फ्रॉम ए कंट्री बस इन सोमरसेट और स्पेन, मतलब जब आप मज़ा लेने के लिए समरसेट या स्पेन में बस से सफ़र करते हैं तब, ठीक है। अब देखिए इसका जो पहला लाइन था इसमें लेखक जो है वह सोच रहा है कि अगर लंदन में रात का भोजन हो और हवाई जहाज़ से उड़ के हम न्यूयॉर्क में चले जाएं और अगले दिन दोपहर का भोजन वहाँ करें तो यह तो काफ़ी अच्छा सुखद अनुभव होगा। लेकिन अगर आपको भीड़ भाड़ वाले बस में आपको जाना पड़े, एक शहर में रात का भोजन करना पड़े और फिर बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले बस में दूसरे शहर में जाकर दोपहर का भोजन करना पड़े तो यह तो आपके लिए बहुत मुश्किल भरा सफ़र हो जाएगा ना। तो वही कह रहा है कि अगर आप सोमरसेट, यह एक जगह है इंग्लैंड में ही, सोमरसेट और स्पेन में अगर आप बस से ट्रेवल करेंगे, ठीक है, तो यह सब आपके मज़ा को यह ख़त्म कर देगा। बट इट गिव्स यू ए सुपरफिशियल सेंस ऑफ ड्रामा, किंतु इससे इस नाटक का मोटा मोटी भाव स्पष्ट होता है। क्या भाव स्पष्ट होता है?
तो इट वॉज ए सॉर्ट ऑफ एक्साइटमेंट आवर एंसिस्टर्स हैड टू डू विदाउट। मतलब हमारे पूर्वजों ने इस तरह के मज़ा प्राप्त किए बिना ही काम चलाया था। ठीक है, आज अगर आपके पास पैसा है तो रात का भोजन दिल्ली में और दिन का भोजन अगले दिन मुंबई में कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपके जो पूर्वज मान लीजिए 100-200 साल पहले जिसके पास पैसा होगा वह भी इस चीज़ को करने में काफ़ी घबरा जाएगा, या फिर उस समय वह साधन ही नहीं था जो ऐसा कर पाए। ठीक है, कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि हम आज जो मज़ा उठा रहे हैं ज़िंदगी का, जीवन में चीज़ों का, वह मज़ा हमारे पूर्वजों ने नहीं उठाया है। ठीक है, उन्होंने इसके बिना ही काम चलाया है जो मज़ा आज हम उठा रहे हैं। ठीक, एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली। ठीक है, और हम लोगों को भी इसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीकार करना पड़ता। इस लाइन के कहने का मतलब यह है कि एंड वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, मतलब अगर मान लीजिए हम उनके दौर में रहते, हम 200 साल 300 साल पहले जन्म लिए रहते, ठीक है, तो हम लोगों को भी आज जिस तरह से हम मोबाइल यूज कर लेते हैं, किसी से फ़ोन पर फट से बात कर लेते हैं, तो उस ज़माने में अगर हम जन्म लिए रहते तो उस ज़माने में भी, उस समय में भी हमको इसको स्वीकार, उस समय का जो जीवन शैली है उसको स्वीकार करना पड़ता। ठीक, वही कह रहा है कि वी माइट जस्ट एज वेल एक्सेप्ट इट ग्रेटफुली, हम लोग को भी वैसा ही जीवन स्वीकार करना पड़ता जैसा हमारे पूर्वज जिए हैं। आगे कह रहा है कि नो मतलब नहीं, वेयर स्पीड बिकम्स समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, जहाँ गति मेरे लिए कुछ प्रतिकूल हो जाती है, मतलब गति हमको अच्छा नहीं लगता है, अनफ्रेंडली मतलब अच्छा नहीं लगता है, या फिर मेरे लिए प्रतिकूल हो जाती है, हमको समझ में गति नहीं आता है, हमको गति देख के घबराहट होने, जैसे उस बूढ़े को एरोप्लेन का नाम सुन के ही घबराहट होने लगता है। ठीक, तो वही कह रहा है कि जहाँ गति हमको अच्छा नहीं लगता, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड, असल में वहाँ हमारे समय की मानसिक क्रियाओं का झुकाव है। यहाँ जो लेखक है इस लाइन के साथ यह समझाने का प्रयास कर रहा है कि असल में वह जो बूढ़ा व्यक्ति, उस बूढ़े व्यक्ति की उदाहरण समझिए, वह जो बूढ़ा व्यक्ति था उसके दिमाग ने समय के साथ साथ चीज़ों के रफ्तार के साथ चलने के बजाय धीरे धीरे घटते चला गया है। ठीक है, उस बूढ़े का जो दिमाग है वह चीज़ों के रफ्तार को एक्सेप्ट नहीं कर पाया है। ठीक है, इसीलिए उसको आज के जो घटनाएँ हैं, आज का जो चीज़ है उसको देख कर सुनकर घबराहट होता है। ठीक, तो यहाँ पे कह रहा है कि इस नो वेयर स्पीड बिकम समथिंग अनफ्रेंडली टू मी, मतलब जहाँ रफ्तार को देख कर हमको घबराहट होने लगता है, इज वेयर द मेंटल एक्टिविटीज़ ऑफ आवर टाइम टेंड, असल में हमारा जो दिमाग है उस रफ्तार के साथ चलने में असमर्थ हो गया है। ठीक है, झुक गया है हमारा दिमाग, एज दे नेचुरली डू टू फॉलो द पेस ऑफ द मशीन, जैसा कि यह स्वाभाविक है मशीन की रफ्तार को पकड़ने के लिए। कहने का मतलब है कि हमारा जो दिमाग है वह हर चीज़ को समझने के लिए बना हुआ है, अगर आप उसको समझने के लिए मौका देंगे तब। ठीक है, अगर आप मौका उसको नहीं देंगे तो आपका दिमाग उस चीज़ को नहीं समझ पाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर लेखक यह बात करना चाह रहा है कि मतलब अगर हम आज के जीवन का जो रफ्तार है उसके साथ नहीं चलेंगे, नहीं जानेंगे, चीज़ों को नहीं समझेंगे, तो उस बूढ़े व्यक्ति की तरह हम भी चिंताओं से ग्रसित रहेंगे, नए नए चीज़ों को देख के हमको डर लगेगा। हम भी जब 50 साल 60 साल 70 साल के हो जाएंगे तो उस ज़माने की जो चीज़ होंगे, ठीक है, उसको देख के हमको घबराहट होने लगेगा, डर होने लगेगा। कब होगा? जब हम जीवन के साथ साथ नहीं चलेंगे, नया नया जो इन्वेंशन हो रहा है, नया नया जो चीज़ें आ रहा है उसको हम नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे तब। चलिए, तो इस पैराग्राफ को आशा है आपको समझ में आ गया होगा लेखक क्या कहना चाह रहा है, आशा है आप इससे स्पष्ट हो चुके हैं। ठीक है, चलिए अब हम चलते हैं आगे। आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, यहाँ से लेकर यहाँ तक के जितने भी पहले टफ वर्ड्स हैं इसको आप नोट कर ले। ठीक है, आप वर्ड्स को नोट कर लेंगे तो इसके बाद आगे आप खुद से भी इसको समझ सकते हैं। चलिए, आशा आप नोट कर लिए होंगे। चलिए अब शुरू करते हैं। हाँ, तो चलिए आगे कह रहा है कि आई स्पीक विथ प्रिजुडिस, मैं मतलब पक्ष लेकर बोलता हूँ या पूर्वाग्रह से बोलता हूँ। बिकॉज आई बिलोंग टू द ट्राइब ऑफ स्लो थिंकर्स, क्योंकि मैं भी धीमे विचार करने वाली जाति का हूँ। मैं भी उस बूढ़े व्यापारी के जैसा ही हूँ जो धीमे सोचता है। दोज हु आर कर्स्ड विथ ले स्पिरिट डे लेस केलियर, मतलब लेखक यह कह रहा है कि मैं पक्ष लेकर बोलता हूँ कि मैं भी उसी जाति का हूँ। यह अपने आप को भी, लेखक जो है वह अपने आप को भी बूढ़े व्यापारी के जैसा ही बता रहा है कि वह भी उसी जाति का है जो बहुत धीमा सोचता है। हु आर कर्स्ड विथ, मतलब जिनको श्राप मिला हुआ है। किस चीज़ का श्राप मिला हुआ है? तो ले स्पिरिट डे लेस केलियर। देखिए, यह फ्रांसीसी मुहावरा है।
ठीक है, आपके यहाँ भी मुहावरा होता है ना बहुत सारा हिंदी में, वैसे ही यह जो मुहावरा है यह फ्रांसीसी मुहावरा है। ठीक है, और देखिए इसका मतलब होता है बातचीत के दौरान कुछ बातें देर से समझ में आना, जब जवाब देने का मौका ख़त्म हो गया हो तब। ठीक है, आप भी देखिए किसी से बात करते होइएगा, ठीक है, तो बहुत सारा चीज़ जो है वह बाद में समझ में आता है। जैसे आपको मान लीजिए किसी से झगड़ा ही हो गया, किसी से कुछ बात ही कहना है, ठीक, तो आप जब बात कर लेते हैं उसके आधे 1 घंटे 2 घंटे 4 घंटे के बाद आपके दिमाग में ये बात आने लगता है कि ओह हमको ये बात कह देना चाहिए था उसको, है ना, इसके जवाब में हमको ये बात कहना चाहिए था, ये बात कहना चाहिए था। मतलब जिस समय आप बात कर रहे होते हैं उस समय आपके दिमाग में नहीं आता है, 4 घंटे 5 घंटे बाद आता है कि हमको ये कहना चाहिए था उसको, वो कहना चाहिए था। ठीक है, तो इसी चीज़ को फ्रांसीसी मुहावरा में इस तरह से लिखा जाता है कि ले स्पिरिट डे लेस क्लियर। मतलब यह मुहावरा उन लोगों के लिए है जिनको चीज़ें थोड़ा देर से समझ में आता है। मतलब दिमाग में जवाब तब आता है जब आपको जवाब देने का मौका ख़त्म हो जाता है। ठीक, पीपुल हु लाइट ऑन द मोस्ट डिवास्टेटिंग रिपार्टी अबाउट 4 hours आफ्टर द पार्टी इज़ ओवर। मतलब ऐसे लोग जो हैं वो गोष्ठी ख़त्म होने के 4 घंटे के बाद बेहतर जवाब पर विचार करते हैं। ठीक है, जब बातचीत ख़त्म हो जाता है उसके 4 घंटे के बाद उनके दिमाग में बेहतर जवाब आता है कि हमको ये जवाब दे देना चाहिए था। उसी आदमी को फ्रांसीसी मुहावरा जो है यह दिया गया है। आई एम वन ऑफ दोज हु आर गारंटेड टू गेट द लोएस्ट मार्क इन एनी इंटेलिजेंस टेस्ट। मैं उन लोगों में से हूँ जो किसी बुद्धि परीक्षण में गारंटी के साथ सबसे कम अंक ही प्राप्त करेंगे। लेखक अपने आप को कह रहा है कि मैं भी उसी जाति का हूँ, मतलब बहुत स्लो धीमा सोचने वाला हूँ, और अगर कोई बुद्धि परीक्षण होगा, कोई बुद्धि के लिए टेस्ट होगा तो गारंटी के साथ हमको सबसे कम नंबर आएगा। बिकॉज दोज टेस्ट्स ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। फिर से देखिए, बिकॉज दोज टेस्ट्स और ऑल द वंस आई हैव कम अक्रॉस, मतलब क्योंकि वह परीक्षण या वे सभी चीज़ें जिनसे अभी तक मेरा सामना हुआ है, ठीक है, सीम टू बी डिजाइन टू मेजर द स्पीड ऑफ योर माइंड मोर देन एनीथिंग एल्स। मतलब अन्य किसी बात की अपेक्षा आपके दिमाग की गति को मापने के लिए ही बनाए गए लगते हैं। इसको आसान भाषा में समझेंगे तो लेखक यह कहना चाह रहा है कि जो चीज़ें लेखक को समझ में नहीं आता है तो लेखक को ऐसा लगता है कि वह चीज़ उसके दिमाग को टेस्ट कर रहा है। ठीक है, उसके दिमाग का परीक्षा हो रहा है। अब चलिए आगे कह रहा है कि ऑब्वियसली, मतलब स्पष्ट रूप से, वी स्लो थिंकर्स आर ट्रेवली हैंडीकैप्ड इन द बिजनेस ऑफ गेटिंग अ लिविंग। मतलब स्पष्ट रूप से हम धीमे साथ सोचने वाले लोग जो हैं इस जीवन के व्यापार में पूर्ण रूप से असमर्थ हैं। ठीक, जो लोग का दिमाग बहुत धीमा चलता है, जैसे वह बूढ़ा व्यापारी है, ठीक है, वह जिस समय का जीवन जी रहा है वह उसके लिए असमर्थ है। ठीक है, तो अगर आप भी अपने जीवन में नई नई चीज़ों को नहीं सीखेंगे, नहीं समझेंगे, तो आगे चलकर 20 साल 30 साल 40 साल 50 साल के बाद आपका जो जीवन है वह काफ़ी आपको परेशानी भरा लगने लगेगा। ठीक है, आगे कह रहा है कि बट what I am thinking about just now is not so much the practical use of one's mind as its use for enjoyment। अब इस लाइन को समझिए, यह क्या कह रहा है कि बट वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, मतलब परंतु ठीक अभी मैं जो सोच रहा हूँ, अभी क्या सोच रहा है लेखक, कि लेखक के मन में जब भी कोई नया विचार आता है, कोई ऐसा बात आता है जो लेखक को जल्दी समझ में नहीं आता है, तो लेखक को क्या लगने लगता है कि उसके दिमाग का टेस्ट हो रहा है, उसका दिमाग उस चीज़ को समझ नहीं पाता है। जैसे वह जो बूढ़ा व्यापारी है उसको समझ में नहीं आया तो घबरा गया, ठीक, एरोप्लेन का स्पीड का नाम सुन के। तो वही कह रहा है कि वाट आई एम थिंकिंग अबाउट जस्ट नाउ, परंतु ठीक अभी मैं जो सोच रहा हूँ, लेखक जो सोच रहा है, इज़ नॉट सो मच द प्रैक्टिकल यूज ऑफ वंस माइंड। ठीक, इस तरह से किसी के दिमाग का व्यवहारिक उपयोग नहीं होता एज इट्स यूज फॉर इंजॉयमेंट, बल्कि इसका उपयोग आनंद के लिए किया जाता है। लेखक के कहने का मतलब यह है कि दिमाग का जो प्रैक्टिकल यूज है वह आनंद लेने के लिए होना चाहिए, न कि टेंशन लेने के लिए। ठीक है, जैसे वह जो बूढ़ा व्यापारी है वह हवाई जहाज़ की स्पीड को सुन के घबरा जाता है। ठीक है, तो असल में उसको घबराना नहीं चाहिए, उसको इस बात का मज़ा लेना चाहिए कि अरे वाह, ये आज का जीवन ऐसा है कि हम कहीं भी अगर हमको जाना हो तो हम उतना स्पीड से जल्दी से जा सकते हैं। तो कहने का मतलब है जैसे ही हम नई नई चीज़ों को अपने जीवन में एक्सेप्ट करते चले जाते हैं, मतलब मानते चले जाते हैं, वैसे ही हम नए नई चीज़ों को सीखते चले जाते हैं। ठीक,
और अगर आप नहीं एक्सेप्ट करेंगे, अपने दिमाग से नहीं मानेंगे, तो आप उसको नहीं सीख पाएंगे और धीरे 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 20 साल 30 साल 40 साल के बाद वह आपको घबरा देने वाला चीज़ लगने लगेगा। चलिए हम आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या कह रहा है कि एज एन एग्जाम्पल यानी उदाहरण के तौर पर, व्हेन आई गो टू द सिनेमा, मतलब जब मैं सिनेमा देखने जाता हूँ, कौन, लेखक जब सिनेमा देखने जाता है, आई फाइंड माई सेल्फ इन अ होपलेस फॉग, तब मैं स्वयं को निराशाजनक अंधेरे में पाता हूँ। कौन, लेखक जब भी सिनेमा देखने जाता है तो अपने आप को निराशाजनक अंधेरे में पाता है। क्यों पाता है भाई? एंड आफ्टर 2 और 3 मिनट्स, मतलब 2 और 3 मिनट के बाद, जैसे ही सिनेमा देखना शुरू होता है तो उसके 2-3 मिनट के बाद, आई हैव टू टर्न टू माई वाइफ फॉर इनलाइटमेंट, मतलब जब भी मैं लेखक सिनेमा देखने जाता है तो सिनेमा जैसे ही शुरू होता है उसके 2-3 मिनट के बाद घटित चीज़ों को समझने के लिए, मतलब सिनेमा में बहुत सारा चीज़ घटते रहता है ना, तो उस घटित चीज़ों को समझने के लिए मुझे अपनी पत्नी की ओर घूमना पड़ता है। ठीक, मतलब सिनेमा में जो चीज़ हो रहा है वह उसको जल्दी से समझ में नहीं आता है, वह बार बार अपनी पत्नी से पूछता है कि ये क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है। ठीक, अब जैसे उदाहरण के तौर पर देख लीजिए, आज के डेट का जो सिनेमा है, आप भी सिनेमा देखते होइएगा, एकदम 100% देखते होइएगा, तो आप सिनेमा में जो चीज़ घटता है उसको आप एकदम हाली एकदम आसानी से आपके दिमाग में हर चीज़ समझ में आता होगा। लेकिन अगर आप उसी सिनेमा को किसी बूढ़े आदमी को दिखाएंगे, ऐसे आदमी को दिखाएंगे जो कभी सिनेमा देखा ही नहीं है, ठीक है, तो उस आदमी को वह सिनेमा समझ में आएगा नहीं, चाहे वो 2 बार देख ले 3 बार देख ले, जल्दी से समझ में उसको नहीं आएगा जब तक कोई उसको समझाएगा नहीं। है बात समझ में? तो ठीक इसी तरह का दिमाग वाला है यह लेखक भी। ठीक, आगे कह रहा है कि आई विश पर, मतलब मैं घूम कर पूछता हूँ, विश पर मतलब फुसफुसा के पूछना। जाहिर सी बात, सिनेमा हॉल में बहुत सारे लोग बैठे होते हैं तो जोर से थोड़ी पूछेगा अपनी पत्नी से, धीरे धीरे पूछता है, इज़ दिस द सेम गर्ल एज द वन वी सॉ एट द बिगिनिंग, क्या यह वही लड़की है जिसे हम लोगों ने शुरू में देखा था। ठीक, अब सिनेमा में देखिए उसको यह भी नहीं समझ में आ रहा है कि यह लड़की कौन है और दूसरी लड़की कौन है, लड़की भी नहीं पहचान पा रहा है। एंड सी विस्पर्स बैक, और वह मतलब फुसफुसा कर ही जवाब देती है, नो, कि नहीं, देयर आर 3 गर्ल्स इन दिस फिल्म, मतलब इस फिल्म में 3 लड़कियां हैं। ठीक, अब देखिए, अब लेखक इसमें भी कन्फ्यूज है कि अरे 3 गो लड़की ना, वह सोच रहा था कि एक ही लड़की है। ए टॉल ब्लोंड, मतलब एक लंबी गोरी, ए शॉर्ट ब्लोंड, मतलब एक छोटी है जो गोरी है, एंड ए मीडियम साइज बंटी, मतलब एक मंझले कद की श्यामली लड़की है। 3 तरह की लड़की है। कॉल देम ए, बी एंड सी, तीनों को किस नाम से पुकारो? ए, बी और सी से। द हीरो इज दैट मैन हु टेक्स हिज हैट ऑफ व्हेन ही कम्स इंडोर्स, मतलब इस फिल्म में हीरो वह व्यक्ति है जो अंदर आते समय अपना टोपी उतारता है। ठीक है, यह सब बात उसकी पत्नी लेखा को समझा रही है, तब लेखा को समझ में आ रहा है, अच्छा ये बात है। ठीक, ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विथ गर्ल्स बी, सी, ए इन दैट ऑर्डर। ठीक है, और वह जो है यानी इस फिल्म का जो हीरो है वह बी, सी, ए से क्रमानुसार प्रेम में पड़ता है, मतलब पहले बी से प्रेम में पड़ता है, फिर उसके बाद सी से प्रेम में पड़ता है, फिर ए के साथ प्रेम में पड़ता है वह हीरो। ठीक, तो इसी क्रम में उसके साथ प्रेम में पड़ता है। ठीक, और लेखक इस बात से कन्फ्यूज है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, उस तीनों लड़की उसको एक को समझ में आ रहा है। एंड सो इट प्रूव्स टू बी, और सच में ऐसा ही सिद्ध होता है जब उसकी पत्नी उसको बता देती है। ठीक है, और जब सिनेमा को अच्छे से देखने लगता है तब उसके दिमाग में आता है कि अच्छा हाँ यही बात है। ठीक, देखिए आगे कह रहा है कि देयर यू हैव ए माइंड विच हैज़ ट्रेंड इट सेल्फ टू वर्क इन हाई गियर, मतलब असल में हम लोगों ने ऐसा दिमाग पाया है जिससे हम उच्च गति से हो रही चीज़ों को समझने के लिए प्रशिक्षित हैं। ठीक, मतलब तेज़ी से घटनाएं घट रही है तो उस चीज़ों को समझने के लिए हमारा दिमाग ट्रेंड है। आगे कह रहा है कि दो एज अ मैटर ऑफ फैक्ट इट कैन वर्क इन अदर गियर्स जस्ट एज वेल। ठीक, मतलब तेज़ गति से अगर कोई चीज़ हमारे सामने हो रहा है तो उसको समझने के लिए हमारा दिमाग तो बनाया ही गया है। ठीक है, हालांकि वास्तव में यह अन्य गति में भी काम कर सकता है। ठीक, मतलब अगर चीज़ें धीरे धीरे घटित हो रही है तो उसको भी समझ सकता है हमारा दिमाग, यही बात कह रहा है यहाँ पे। देखिए अगला लाइन कह रहा है कि बट माई पॉइंट इज़ दैट मोस्ट ऑफ माई फेलो पेशेंट्स इन द सिनेमा डू थिंक फास्ट इनफ टू कीप अप कंफर्टेबली विथ रैपिड चेंजेज ऑफ सीन एंड एक्शंस। परंतु मेरा सोचना यह है कि अधिकांश मेरे साथी मरीज,
देखिए यहाँ पे फेलो पेशेंट यूज किया गया है, मतलब साथी मरीज। असल में वह सिनेमा देख रहा है तो वह अपने आप को मरीज समझ रहा है, रोगी समझ रहा है, क्योंकि वह चीज़ें समझ में आ नहीं रही है उसको, ठीक है, सिनेमा में घट रही चीज़ें समझ में आ नहीं रही है और उसका दिमाग जो है घबराया हुआ है, वह अपने आप को रोगी समझ रहा है। तो लेखक को लगता है कि उसके जैसा और भी लोग होगा उस सिनेमा हॉल में, ठीक है, तो वही उसके जैसा जो लोग है उसके लिए यूज कर रहा है माई फेलो पेशेंट्स, ठीक है, मेरे साथी रोगी, ठीक। तो कह रहा है कि मेरा सोचना यह है कि अधिकांश मेरे साथी मरीज सिनेमा में दृश्य और एक्शन के जल्दी जल्दी बदलने के साथ कदम से कदम मिलाते हुए अपने दिमाग से भी इतना तेज सोच लेते हैं। मतलब सिनेमा में जो इतनी तेज़ी से जो घटनाएं घटती है, एकदम स्पीड में सीन बदलता है, इतना एक्शन होता है मूवी में, ठीक है, तो इतना स्पीड में जो घटनाएं घट रही है, इस बात को सोच के ही लेखक यह बात थोड़ा सा टेंशन में है कि बहुत सारे लोग, मतलब आपको तो पता ही है कि सिनेमा में जो दृश्य है, सीन है, एक्शन है, वह जल्दी जल्दी से क्या होता है, बदलते रहता है, ठीक है। तो सिनेमा हॉल में जितने लोग बैठे हैं वे उनमें से लगभग बहुत ऐसे ज़्यादा मात्रा में ऐसे लोग होंगे जो इन चीज़ों को समझ जाते होंगे, ठीक है। तो आगे कह रहा है कि दे थिंक मच फास्टर देन पीपुल डिड 30 ईयर्स एगो, मतलब वे 30 साल पहले के लोगों के सोचने की गति से भी अधिक तेज़ी से सोचते हैं, ठीक है। लेखक को यह लग रहा है कि आज के डेट में जो लोग हैं वह 30 साल पहले के लोगों का जो सोचने का जो शक्ति था उससे ज़्यादा स्पीड से आज के लोग सोचते हैं। पॉसिबली बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, मतलब संभवतः ऐसा इसलिए, ठीक है, पॉसिबली बिकॉज मतलब संभवतः ऐसा इसलिए जो लोग आज इतनी तेज़ गति से चल रहे जीवन को तेज़ी से नहीं सोचते हैं, मतलब बिकॉज दोज हु डू नॉट थिंक फास्ट इन द हाई स्ट्रीट नाउ डेज, आज के जीवन में जो घटनाएं जितनी तेज़ी से घट रही है उस चीज़ को जो लोग नहीं सोच पाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, मे नॉट गेट अनदर चांस इन दिस वर्ल्ड टू थिंक एट ऑल, उन्हें शायद इस संसार में दूसरा मौका प्राप्त नहीं होने वाला है आगे के जीवन को सोचने और समझने के लिए, ठीक है। तो कुल मिलाकर लेखक क्या कहना चाह रहा है, आशा है आपको समझ में आ गया होगा। देखिए लेखक यही बात कहना चाह रहा है इसका कहानी के माध्यम से कि आज के जीवन में नए नए आविष्कार हो रहे हैं, नए नए इन्वेंशन हो रहे हैं, ठीक है, नई नई चीज़ें आ रही हैं आपके सामने। तो अगर आप नई नई चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, उनको नहीं सीखेंगे, नहीं जानेंगे, तो आगे चलकर 20 साल 25 साल जब आप बूढ़े हो जाएंगे, जब आप ओल्ड एज के हो जाएंगे, ठीक है, तो यह सब चीज़ जो है वह यह आपको घबरा देने वाला चीज़ लगेगा, ठीक है। तो भलाई इसी में है कि आपके सामने जो भी चीज़ आ रहा है उसको खुशी से उसको एक्सेप्ट करें और उसको सीखने का प्रयास करें। आपके जो जीवन में जो भी चीज़ घटनाएं घट रही है उसको सीखें, आप लेमैन की तरह सुस्त ना बैठे रहें। और लेखक यही बात आपको बताना चाह रहा है कि हम तो वैसे हो गए लेकिन आप ऐसे नहीं हो, जीवन में जो भी नई नई चीज़ आपके सामने आए उसको सीखते जाएं, ठीक है। अब चलिए इसी में कुछ क्वेश्चन है, इसको देखिए हल कर लेते हैं। यहाँ पे ब्रीफली इसका जवाब देना है, मतलब छोटे में जवाब देना है, ठीक है। हम इस छोटे से इसको आंसर कर लेते हैं। इसके बाद का जो क्वेश्चन आंसर है यहाँ पे बहुत सारा वर्ड स्टडी है, फिर इसके बाद ग्रामर है, इसको हम अगले वीडियो में लेकर आएंगे, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वेयर डिड द राइटर वॉच द प्ले, यह जो लेखक है आर.सी. हचिंसन वह इस नाटक को कहाँ देख रहा है, तो डबलिन में देख रहा है, ठीक है। आप पढ़ चुके हैं पीछे, कहाँ, डबलिन आयरलैंड का राजधानी है। अगला है कि हु वाज द चीफ कैरेक्टर इन द प्ले, इस प्ले में, उस नाटक में जो सबसे मुख्य किरदार था वह कौन था, तो वही था इल्डरली कॉर्न मर्चेंट, मतलब बूढ़ा मक्का का व्यापारी था, ठीक। अगला है कि डज द राइटर डिसलाइक रैपिड मूवमेंट इन एवरी फील्ड, क्या यह जो लेखक है वह हर क्षेत्र में तेज गति को नापसंद करता है, तो ऐसा बात नहीं है। लेखक को कुछ कुछ चीज़ें पसंद है जो तेज़ी से घटित है, जैसे उसको इंग्लैंड में रात का भोजन करना और अमेरिका में दिन का भोजन करना, हवाई जहाज़ से सफ़र करना, बेटरसी के आसपास घूमना जल्दी से जाके, यह सब उसको पसंद है। तो यह जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेखक जो है वह हर तेज चीज़ से परेशान है, तो ऐसा बात नहीं है, इसका आंसर होगा नो। अगला है कि इन विच सिचुएशन डज द राइटर फाइंड हिमसेल्फ इन द सिनेमा, सिनेमा हॉल में जब लेखक सिनेमा देखने जाता है तो वह अपने आप को कैसे सिचुएशन में पाता है, तो इसका आंसर होगा होपलेस सिचुएशन में पाता है, वह अपने आप को, वह निराश हो जाता है, उसको चीज़ें समझ में ही नहीं आती है। अगला है हाउ डज द राइटर क्लासीफाई हिमसेल्फ एज अ थिंकर, लेखक जो है यह अपने आप को किस तरह के सोचने वाले लोगों में रखता है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा स्लो थिंकर, मतलब धीमा सोचने वाला जो जाति है, इसी जाति में अपने आप को भी समझता है वह लेखक, ठीक।
तो इस वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं। क्वेश्चन आंसर्स को भी अगर शामिल करेंगे तो ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। अगर इस वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर्स को भी शामिल करेंगे तो यह वीडियो शायद ज़्यादा लंबा हो जाएगा और आपको बोरिंग लगने लगेगा, ठीक है। तो आप पहले इस अध्याय को अच्छे से समझे, वर्ड मीनिंग्स हो ही गया आपको, आपने वीडियो को देखकर भी अच्छे से समझ ही लिया। अब आप खुद से इसको क्या करें, रीडिंग दे और इसके अर्थ का, इसका जो अर्थ है इसको स्पष्ट रूप से अपने दिमाग में सोचने का, समझने का प्रयास करें, ठीक है। और इसके बाद जो क्वेश्चन आंसर्स है इसको भी आप खुद से हल करने का प्रयास करें, ये सब हल करने का प्रयास करें। हम जल्द ही अगले वीडियो में इसका क्वेश्चन आंसर आपको हम करवा देंगे, ठीक। तो ये वीडियो कैसा लगा, यह कहानी कैसा लगा, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अच्छा लगा वीडियो तो कृपया वीडियो को लाइक कर दे, बहुत मेहनत लगता है बनाने में। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, अपने दोस्तों को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और बेल नोटिफिकेशन आइकन भी दबा लें ताकि हर नया वीडियो आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू, पढ़ते रहें और खुश रहें।